नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र देढ़िया जुड़े हैं। हमारी जो सीरीज अब तक की चालू है कोरोना के संदर्भ में, हार्ट की, लंग्स की और बहुत सारी चीजें, हमने आज तक बहुत सारे इंटरव्यू लिए। शुरुआत हमने आपसे ही की थी डॉक्टर साहब, कोविड के बारे में जो जानकारी लोगों को हमको पहुंचानी थी। मगर डॉक्टर साहब एक जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और आज हम उनसे उनके ही सब्जेक्ट में पूरी बातें करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप जो हमारा जैसे हार्ट, हमारे लंग्स, हर ऑर्गन हमारा वाइटल है, मगर किडनी भी एक बहुत बड़ा वाइटल हमारा अंग है। तो किडनी से ही आप शुरुआत कीजिए कि ये माहौल में किडनी को हम कैसे संभालें, किडनी रिलेटेड क्या करें, आप उससे ही शुरुआत कीजिए। नीलेश भाई, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतना एफर्ट लेके समाज के लिए, लोगों के लिए ये एक संदेशा अलग अलग तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा काम है एंड आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किडनी की बीमारी के लिए, जिसको भी किडनी का बीमारी होता है ना, तो सबसे बड़ा आपने सुना होगा कि कोरोना में क्या होता है, जिसका इम्यूनिटी कम होता है ना उसको तकलीफ ज़्यादा होता है, जिसका इम्यूनिटी अच्छा रहता है तो उसको कोरोना आता भी है और कभी कभी पता भी नहीं चलता, निकल जाता है। तो इम्यूनिटी किडनी के पेशेंट की डेफिनेटली काफ़ी कम रहती है नॉर्मल इंडिविजुअल से, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा संभाल लेनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपका ये प्रश्न बहुत वैलिड है कि किडनी के पेशेंट को क्या करना चाहिए। अभी जैसे बताया कि उनकी इम्यूनिटी कम है, तो यस डेफिनेटली उनको काफ़ी सचेत रहना चाहिए, काफ़ी संभाल लेना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो जाहिर की गई है उसको सख्ती से पालन करना चाहिए। और फिर किडनी की बीमारी उनकी कौन सी स्टेज में है, किडनी की बीमारी अलग अलग स्टेज में रहती है। किसी को शुरुआत की स्टेज में रहती है, किसी को मॉडरेट स्टेज में रहती है और किसी को एडवांस स्टेज में रहती है, जिसको कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट किया गया। तो जो शुरुआत की या मॉडरेट स्टेज है उनको तो ज़्यादा तकलीफ उतना नहीं है जितना पेशेंट को डायलिसिस के लिए या उनको रेगुलरली कोई सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि जो माइल्ड टू मॉडरेट या शुरुआत की स्टेज है या थोड़ा उससे ज़्यादा है, तो उनको तो घर पे ही रहना है, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं। परंतु जिसको डायलिसिस है उसको हफ्ते में 2 बार या 3 बार हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ता है। वो 3 से 4 घंटा या 5 घंटा अस्पताल में रहते हैं। अस्पताल में जहाँ भी डायलिसिस चालू होता है वहाँ बाकी पेशेंट लोग भी आते जाते हैं। तो उनका कहाँ न कहाँ कोई न कोई पेशेंट या कभी कोई मरीज से ऐसा इंटरेक्शन होता है और खुद की इम्यूनिटी भी कम रहती है, तो ये पेशेंट को कोविड की बीमारी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है और इसीलिए उनको सचेत रहना है। आपने सुना भी होगा, और नीलेश भाई आपके पास भी ऐसे बहुत पेशेंट आए होंगे जो डायलिसिस के मरीज हैं और उनको कोविड हो गया और फिर बेचारे को वहाँ भागदौड़ करना पड़ता है। ये एक ऐसी तकलीफ है कि बीच में तो ऐसा हो गया था, जो एक हमारा ग्रुप है म्युनिसिपल कमिश्नर बम्बई के जो टास्क फोर्स है उसका, और उसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और वो जुड़ में हम लोग 25-30 डॉक्टर हैं और बाकी के IAS ऑफिसर, म्युनिसिपल कमिश्नर एंड अधिकारीज एंड ऐसे लोग हैं। उसमें इवन एक ग्रुप में हमारे ऑनररी आदित्य ठाकरे सर भी हैं। तो ऐसे सब ग्रुप में है जहाँ बीच में ऐसा ही डिस्कशन हुआ था कि पेशेंट कोविड से मरेंगे उससे ज़्यादा उनको डायलिसिस की फैसिलिटीज नहीं मिलने से मर जाएंगे। क्या होता था कि जहाँ कोविड का पेशेंट मिला तो वो सेंटर बंद होता था, और वो डायलिसिस सेंटर बंद होगा तो उसका जहाँ भी उतने 25, 30, 40 डायलिसिस के पेशेंट है या 50 या 100, उतने पेशेंट जाएंगे कहाँ? तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो लकीली ये ग्रुप बनने से, ये इंटरेक्शन होने से उसका अच्छी तरह से हल निकाला गया और 24 से 48
अवर्स में, मैंने 1 या 2 दिन में वो सेंटर को इमरजेंसी बेसिस पे चालू कर दिया जाता था, और इसके लिए ही काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी जिसको भी डायलिसिस चालू है उसको थोड़े संभाल रखना है। फ्यू पेशेंट्स को हमने ऑप्शन दिया है कि अगर उनको ज़रूरत है तो वो प्रोफिलैक्सिस ले सकते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर को देते हैं वैसे ही। बाकी पेशेंटों को सब संभाला गया है कि बोला गया है कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो ऑल द हाइजीन्स एंड प्रिकॉशंस लेना है। अब डायलिसिस सेंटर में जाते हैं तो एटलीस्ट सर्जिकल मास्क पहनना है अगर N95 नहीं है तो, और वो मास्क पहन के ही रखना है आपको डायलिसिस होते हैं तब। सेकंड, डायलिसिस हो गया, घर आते हैं तो एटलीस्ट आपकी पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर लो। मैंने एक बार गर्म पानी से आपके कपड़े निकाल के धुलवा दो और आप एक अच्छी तरह से स्नान ले लो। तो ये थोड़े जो प्रिकॉशंस हैं ये हम हर डायलिसिस पेशेंट को बोलते हैं, उनको बोलते हैं आपको लेना है। जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो साथ में सैनिटाइजर रखने को बोलते हैं, जिससे वो रिपीटेडली अपने हैंड क्लीन कर सके। तो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स वी टेल डायलिसिस पेशेंट कि आपको ख्याल रखना है। साथ में उनको एजुकेट किया जाता है कि अगर आपको कफ, कोल्ड एंड फीवर हुआ तो प्लीज़ आपके डॉक्टर को बता दीजिए, जिससे वो फर्दर आगे क्या चेकअप करना है, क्या रिपोर्ट्स करने हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं यहाँ एक और संदेश देना चाहूँगा। लास्ट हमारे 2 महीने का एक्सपीरियंस में हमने देख रहे हैं कि जो डायलिसिस के पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं फिर भी आफ्टर सम टाइम्स दे बिकम्स नेगेटिव एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इनिशियली हमने सोचा था कि कोई डायलिसिस पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो जाएगा तो बेचारे को बचना मुश्किल हो जाएगा, बट ऑन द कॉन्ट्री टू आवर सरप्राइज एंड इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो पेशेंट बच रहे हैं और अच्छी तरह से वापस आ रहे हैं और वापस डायलिसिस सेंटर में उनको जगह मिल जाती है। सो दिस इज अ रियली बिग थिंग, डेफिनेटली समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हमारे पेशेंटों को हेल्प कर रही है। मे बी उनका अच्छा एजुकेशन हुआ है, उनको अच्छा हाइजीन रख रहे हैं, वो खुद की अच्छी संभाल रख रहे हैं, तो ये सब डेफिनेटली उसको हेल्प कर रहा है। डॉक्टर साहब, अब जो आपने डायलिसिस की बात की तो कुछ पेशेंट बीपी की गोलियां लेते हैं, उनको डायबिटीज की गोलियां भी लेते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट है अगर उनको कोविड हो जाता है तो उसके बाद ये सारी गोलियां और कोविड की ट्रीटमेंट डायबिटीज वाले पेशेंट को किडनी पे उसकी क्या इफेक्ट होती है? अगर बीपी है और ये हो गया या डायबिटीज है और हो गया तो उसकी इफेक्ट क्या होती है और उसको कैसे संभालना चाहिए? जिसको भी कोविड हो गया साथ में उसको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है तो जो बोलते हैं ये कोमॉर्बिडिटी के वजह से थोड़े उनका लाइफ को थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, बट ये दवाइयों लेने से कोई रिस्क नहीं है। इनफैक्ट वो दवाइयाँ अगर जरूरी है तो लेनी ही है, बट वो समय पे जब जो भी डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं कोविड के लिए वो डेफिनेटली देखेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उनका शुगर कितना है, और उसके हिसाब से उसका दवाई का डोज कम या ज़्यादा करना है तो करेंगे। पर अगर सब ठीक है तो दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, उसको कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं है। बट साथ में यस, एक पॉइंट में पहले बोलना रह गया था कि हर व्यक्ति को जैसे हम बोलते हैं कि खुद का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, तो इवन डायलिसिस पेशेंट को भी वो संभाल लेना चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि हमने उनको प्रोफिलैक्सिस तो बोला ही है, तो साथ में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अगर वो विटामिन सी की गोली लेते हैं या विटामिन D3 की गोली लेते हैं तो उससे कोई हर्जा नहीं है, दैट विल बी हेल्पिंग टू बूस्ट द इम्यूनिटी, तो वो ले सकते हैं डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, अभी आपने इम्यूनिटी बूस्टिंग की जो बात की, आजकल बहुत चल रहा है, हर जगह इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात चल रही है बिकॉज ऑफ कोविड। तो अभी इसमें ऐसा है कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए, फिर आपको विटामिन्स लेने चाहिए, प्रोटीन्स लेने चाहिए, ये सब बातें आ रही है हर माध्यम से। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर किडनी की बीमारी है तो कुछ लोगों को पानी का कंजम्पशन, लिक्विड लेना वगैरह उनको थोड़ी सी मनाही होती है, प्रोटीन ज़्यादा चल नहीं सकते हैं।
तो ये कैसे मैनेज करना चाहिए, या ये क्या सिनेरियो है, क्या करना चाहिए पेशेंट? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। स्पेशली आई विल मेक इट वेरी क्लेरिफाई कि ये मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि ये डायलिसिस पेशेंट के लिए ही है। हर डायलिसिस पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि पानी यूजुअली कम लेना है, पर हर पेशेंट के लिए उसकी सलाह अलग रहती है। तो वो उनका यूरिन आउटपुट कितना है उसके ऊपर से नक्की किया जाता है कि उसको कितना पानी दिया जाता है। उसका 2 डायलिसिस के बीच में वेट कितना बढ़ता है, अकॉर्डिंगली उसको पानी का कितना लेना वो बोला जाता है। तो वो हिसाब से ही उसको लेना है, अपने हिसाब से उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करना है। तो जो भी उनके डॉक्टर हैं उनकी सलाह के साथ वो पानी का मसला तो उसके साथ वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं, प्रोटीन का आपने बात किया, तो प्रोटीन यस, एक बार डायलिसिस चालू हुआ तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटीन पेशेंट ले सकता है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। इनफैक्ट वी ऑल्सो से कि प्रोटीन उसको लेना है। एंड हियर हम लोग रेकमेंड करते हैं कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन बने जिसमें ज़्यादातर एसेंशियल अमाइनो एसिड आ जाती हैं, तो ऐसा प्रोटीन लेते हैं तो अच्छा है। तो इसमें वेजिटेरियन के लिए बेस्ट पार्ट इज़ द मिल्क या फिर पनीर जो बोलते हैं, तो उसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन काफ़ी मिल जाता है। स्प्राउटेड प्रोटीन्स भी ले सकते हैं, जो बोलते हैं कि हमने अगले दिन मग भिजा दिया पानी में और फिर उसका स्प्राउट हो जाता है तो नेक्स्ट डे लेते हैं, तो वो भी थोड़ा ले देंगे तो चलेगा। बट पनीर इज़ द बेस्ट और मिल्क इज़ द बेस्ट। एंड जो नॉन वेज लेते हैं तो उसके लिए एग इज़ द बेस्ट पार्ट, पर उसमें येलो नहीं लेना है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन है कि हम मेजोरिटी जो इंडियन वेजिटेरियंस हैं तो मिल्क एंड द पनीर इज़ द बेस्ट पार्ट। डॉक्टर साहब, बहुत बार सुना है, हम कभी बीमार होते हैं तो रिपोर्ट्स होते हैं, हमारे बुजुर्गों के तो खास रिपोर्ट्स होते हैं, तो उसमें किडनी रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होते हैं उसमें क्रिएटिनिन निकाला जाता है। अभी ये एग्जैक्टली जो क्रिएटिनिन है उसकी रेंज क्या है, क्रिएटिनिन बढ़े नहीं उसके लिए क्या करना चाहिए, और वो बढ़े तो कौन से लेवल तक, मतलब उसकी थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज लोगों को मिले कि क्या है। नीलेश भाई, आपने तो ये ऐसा प्रश्न पूछ लिया है ना कि मेरा इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, आप बोलते हैं मुझे 5 मिनट में बोल दो, अगर मैं बोलूंगा तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी ये सब्जेक्ट पे बोलूंगा तो भी कम नहीं होगा। बट एनीवे मैं शॉर्टली समझाऊंगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जिसको भी डायबिटीज है, जिसको भी ब्लड प्रेशर है, तो ये देखेंगे ना तो मोर देन 40 एज जिसका भी होगा उसमें से 60% लोगों को आइदर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या दोनों चीजें रहेगी। सो जो भी डायबिटीज वाले मरीज है, जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, दे आर कैंडिडेट, ये उम्मीदवार है कि जिसको किडनी की बीमारी आ सकती है। सो यू कैन इमेजिन कि कितने लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इनफैक्ट हमने एक बीच में सर्वे लिया था, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन, माने जितने भी इंडिया का पॉपुलेशन हम बोलेंगे 130 करोड़ है, तो 13 करोड़ लोगों को सम सॉर्ट ऑफ किडनी बीमारी होगी। नाउ कोई उतना डिटेल में नहीं जाता है, चेक नहीं करता है, और इसीलिए वो फिर पता चलता है तभी स्टेज बहुत आगे निकल गई होती है, और उसमें हमारा गोल्डन पीरियड, हमारा जो इम्पोर्टेंट वक्त है वो निकल जाता है, जिसको हम वो बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं या अच्छी तरह कम दवाइयों में, कम खर्चे में, कम तकलीफ में हम लोगों की भलाई या अच्छा कर सकते हैं। तो क्रिएटिनिन 1.2, 1.3 के ऊपर जाता है जब भी, तो सतर्क हो जाना चाहिए। जिसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनको हर 3 से 6 महीने में क्रिएटिनिन चेक करना चाहिए। एंड ये मैं पेशेंट को तो नहीं, इवन हम एमडी फिजिशियंस या फैमिली डॉक्टर है उनको भी रिपीटेडली बोलते हैं कि प्लीज आपके डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, उनका रेगुलरली ये चेक करवाइए। एंड अगर उसका क्रिएटिनिन 1.3 से ऊपर होता है तो आप अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट या कोई भी किडनी के डॉक्टर बाजू में होंगे, उनकी सलाह लीजिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1.3 से 1.5 हुआ तो मेजोरिटी पीपल बोलते कुछ नहीं है, परंतु अगर उससे आगे जाता है तो फिर किडनी का फेलियर बहुत गति से बढ़ जाता है और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जितना हम जल्दी कंट्रोल करेंगे उसको उतना लंबा समय बिना डायलिसिस
बिना किडनी की कोई मेजर बड़ी इलाज किए बिना उसको हम दे सकते हैं। और अभी इतना समय नहीं है कि जहाँ मैं उसको आपको विस्तार से समझाऊं, पर उससे बहुत बहुत फायदा फैमिली को सब तरह से, एक वो तकलीफ से भी बच जाएंगे और फाइनेंशियल एक्सपेंस से भी बच जाएंगे। और फाइनेंशियल एक्सपेंस आप तो जानते ही हैं कि किडनी के पेशेंट को एक बार किडनी टोटल फेल हुई तो कितना होगा। जनरली अभी जो सब देखा गया है, अभी जो सिचुएशन है, अभी जो माहौल है, ये माहौल और भी बिगड़ सकता है। अभी तो चलो अच्छा हो गया है कि बाहर का खाना बंद हो गया, सब घर का ही खाना खा रहे हैं और सब घर में ही बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। आप क्या जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती है, इट्स अ कंपल्शन हो ही गया है या कंपल्सन हो गया। हाँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमारी किडनी की हेल्थ के लिए पहले से ही, मतलब डे 1 से, आज जो भी दर्शक हमारे देखेंगे, छोटे से छोटी एज से बड़े होने तक, हमको खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए जिसकी किडनी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हो, अदर देन हमारे जो भी बीमारी है उसको छोड़ के खाना पीना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा उसका ब्यौरा देंगे तो एक जनरलाइज, तो दर्शकों को बहुत उसका फायदा होगा। ये अगेन ये भी बहुत बड़ा डाइट, न्यूट्रिशन एंड किडनी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पर मैं एक यहाँ है ना, ये सब्जेक्ट को दूसरी तरह से मैं लूँगा। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो भी अपने को मुश्किलियाँ आती है ना, तो अगर मुश्किल का व्यक्ति सामना करता है तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। तो इसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें ये सीखने मिली है कि हम कितनी कम चीज़ों में भी अच्छी तरह रह सकते हैं और ज़्यादा कहाँ भी कंप्लेन करने का नुकसान नहीं आता है। ये हमको अच्छी तरह से ऊपर वाले ने समझा दिया, या जो भी तकलीफ आई उसने समझा दिया, या कुदरत ने समझा दिया। एंड आदमी का एडेप्टेबिलिटी कितना हद तक आगे जा सकता है वो भी अपने को उसका ज्ञान हो गया। ये सिंपल खाना जो बेसिक न्यूट्रिशन देवे, बेसिक विटामिन्स देवे एंड साथ में एनर्जी देवे, तो अगर वो मिल जाता है तो बहुत इम्पोर्टेंस है। एंड यही बहुत जरूरी है। हो सके उतना जंक फूड से दूर रहना चाहिए, हो सके उतना सॉल्ट का यूज़ कम होना चाहिए, हो सके उतना शुगर का यूज़ कम होना चाहिए। बट यस, साथ में जो हमारी ट्रेडिशनल आइटम्स थी, जैसे अभी सिंपल दाल चावल खिचड़ी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट हियर आई विल टेक कि खिचड़ी वाज given as one of the best nutritious food by American Nutritional Society. Best nutritious food is a खिचड़ी. So, but कभी-कभी हम लोग बोलते हैं ना, अगर हम घर में बात करेंगे, हमारे बच्चे लोग को बोले, अरे खिचड़ी बनी है, अरे नती खाओ. So yes, but then that is the importance of the thing, and we must go back to our basic thing. एंड अवर बेसिक थिंग में अगर सभी न्यूट्रिशन, सभी प्रोटीन, सभी तत्व मिल जाते हैं तो दैट विल बी मच बेटर। डॉक्टर साहब, एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑफ बीट है, फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई एक्सरसाइज की वजह से किडनी को फायदा हो सकता है? ऐसी कोई एक्सरसाइज है, आप ऐसा कुछ मानते हैं कि बेसिक क्या करना चाहिए? देयर आर टू थिंग्स। एक्सरसाइज के वजह से खराब किडनी अच्छी हो सकती है? नहीं, वैसा कहाँ भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। बट एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इंडिविजुअल फिट। एक्सरसाइज के वजह से बाकी बहुत फायदे होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बॉडी का फिटनेस बढ़ जाता है, सम हार्मोन सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, और ये सभी के वजह से उनकी लॉन्जिटिविटी ऑफ द लाइफ डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो इवन पेशेंट डायलिसिस पे है तो उसको भी हम एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। एंड सम पेशेंट हु आर रियली एक्टिव, तो ड्यूरिंग डायलिसिस में उसको सम डायलिसिस में जो ब्लड का प्रक्रिया चालू रहता है वो हाथ में रहता है, तो उसको लेग मूवमेंट्स वगैरह करने का बोलते हैं, डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज वगैरह करने को बोलते हैं।
yes, exercise is definitely very important part कि किडनी की बीमारी के पेशेंट को फिट रखने के लिए। एक बहुत सा बेसिक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल आदमी है, तो उसको कितना पानी डेली पीना चाहिए जिससे उसकी किडनी अच्छी तरह फंक्शन करे और उसे कभी भी प्रॉब्लम ना हो आगे जाके किडनी की हेल्थ अच्छी रखने के लिए, नॉर्मल आदमी विदाउट एनी डिजीज, विदाउट एनी प्रॉब्लम। यस, अगेन ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। काफ़ी लोगों के व्यक्तियों के दिमाग में ये प्रश्न घूमते रहता है क्योंकि बहुत कुछ सुनते हैं। जापानीज थेरेपी, सुबह उठ के 1-2 लोटा पानी पी लो, फिर कोई और थेरेपी बोलेगा तांबे के लोटे में 1 इतना पानी पी लो, और कोई बोलेगा रात को सोने के समय पानी कम पीना। की तो ये पानी पीने का मसला बहुत रिपीटेडली अलग अलग ढंग से लोग पूछते रहते हैं। फिर कोई बोलेगा कि पानी ज़्यादा लिया तो किडनी पे लोड आएगा, कोई बोलेगा पानी कम पिया तो किडनी का फिल्ट्रेशन नहीं होगा। मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, अगर व्यक्ति नॉर्मल है, अगर व्यक्ति ठीक ठाक है, तो बी नेचुरल, डोंट बी एनी आर्टिफिशियल। नेचुरल माने जो कुदरती है हमारे में। आपको प्यास लगेगी, पानी पीना है, आपको भूख लगी है, खाना खाना है। तो बी नेचुरल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रादर देन गोइंग और रनिंग एनीवेयर एल्स। बट साथ में एक ख्याल रखना है कि हमें अंदाज से 2.5 से 3 लीटर लिक्विड दिन में लेना है। लिक्विड माने पानी तो आ ही गया, पर all sort of liquid, yes. या सो सब लिक्विड मिलके अंदाज से 3 लीटर तक होना चाहिए। तो 3 लीटर लिक्विड लेंगे तो आपको 2.5 लीटर जितना यूरिन होगा, तो दैट इज नॉर्मल। फिर 3 लीटर हो गया तो अभी 5 लीटर करना जरूरी नहीं है। अभी कोई दिन आपने पी लिया एक आधा दिन तो ठीक है, पर रेगुलरली उतना हेवी लोड लेने का जरूरत नहीं। सो दिस इज बी नेचुरल, 2.5 से 3 लीटर लिक्विड होना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, आपको बार बार हम परेशान करेंगे, जाते जाते एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप समाज को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं 2 मिनट यहाँ लूँगा। एक तो किडनी की बीमारी बहुत झड़प से बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो हर व्यक्ति को सचेत रहना जरूरी है। जिसको डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर है उसको तो ज़्यादा सचेत रहना जरूरी है। और ये लाइफस्टाइल डिजीज हो गए हैं, डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, उसका बढ़ना बहुत ही कॉमन हो गया है। तो ये सभी को किडनी की बीमारियां हो सकती हैं। सेकंड, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है तो थोड़ा ख्याल करना है कि उसमें भस्म ना होवे। तीसरा, किसी को आदत है पेन किलर लेने की तो बी केयरफुल, पेन किलर ज़्यादा लेने से भी किडनी की तकलीफ हो सकती है। तो ये थोड़े कॉमन किडनी के हिसाब से बोला। सेकंड, किडनी की बीमारी हो ही गई है तो अगर अच्छी तरह से आप ट्रीटमेंट लेंगे तो अगेन अच्छी तरह जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जी सकते हैं। किडनी के काफ़ी पेशेंट्स, मेरे पास पेशेंट है जो डायलिसिस में 20-20 साल से डायलिसिस लेते हैं और काम भी करते हैं। और काफ़ी पेशेंट्स है जिसको सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किया गया है एंड दे आर डूइंग वेल। सो ऐसा नहीं है कि एक बार किडनी की बीमारी हुई कि लाइफ खत्म हो गई है। तीसरा, आज का जो माहौल है कोरोना का, उसके संदर्भ में बोलूँगा तो हर किडनी पेशेंट को ज़्यादा सतर्क रहना है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम है और उनको कोरोना या ऐसी कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए डेफिनेटली सतर्क रहना है। एक और प्रश्न जो था इसके में कि जो कोरोना के पेशेंट हैं जिसको किडनी की बीमारी थी या न थी, बट कोरोना की बीमारी आने से जो 1 या 2% लोग क्रिटिकल हो जाते हैं, आईसीयू में सीरियस हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं, तो उसमें किडनी की बीमारी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और तभी भी अगर किडनी की बीमारी को ठीक से टैकल नहीं किया गया तो ऐसे पेशेंट को ये एक बड़ा धक्का लग सकता है। तो ये एक चीज़ है जो बीच में आपने कभी पढ़ा होगा कि आया था न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका जैसा न्यूयॉर्क सिटी में भी बोलते थे कि वेंटिलेटर तो वहाँ बहुत हैं अभी, पर डायलिसिस मशीन कम है, डायलिसिस मशीन नहीं है। ये एक बुमाबुम हो गई थी क्योंकि सब जो सीरियस पेशेंट होते थे उसको अल्टीमेटली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती थी और उतने वहाँ डायलिसिस मशीन नहीं थी। सो यस, ये एक अगेन
पॉइंट्स है, और जो मैं आपको बीच में भी बताया कि हम लोग भी वही डिस्कशन बीच में कर रहे थे कि किडनी के पेशेंट को, डायलिसिस के पेशेंट को कैसे संभाला जाए जिससे उनको मौत न होवे या उनके लाइफ बच जाए। तो संदेशा यही है कि आपकी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, प्लीज किडनी चेक करिए। आपका खाना पीना सिंपल रखिए। जिसका ऑलरेडी डायलिसिस पे है उनको तो एक्स्ट्रा संभाल लेनी ही है, और उनके नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर के टच में रहे जिससे उनको कोविड ना होवे। एंड अगर कोविड हो भी गया तो हमारा जो एक्सपीरियंस लास्ट 2 महीने का कोविड विद डायलिसिस पेशेंट का है काफ़ी अच्छा है। मेजॉरिटी पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं, सो दैट इज अ गुड न्यूज़ फॉर द किडनी विद कोविड पेशेंट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने आपका कीमती समय दिया और आज किडनी के संदर्भ में आपके विषय पे आपने हमारा सबका मार्गदर्शन किया। थैंक यू सर।